We will start with next topic today. That is two-dimensional collision. Two-dimensional collision. या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉन हेड ऑन कोलिजन और इट इज कॉल्ड एज नॉन हेड ऑन कोलिजन. ये नॉन हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या, वी सी इन डिटेल, बट सिर्फ याद रखो यहाँ पे एज कंपेयर्ड टू द लास्ट टाइप ऑफ कोलिजन दैट वी हैव लर्न, तो जो दो ऑब्जेक्ट्स थे विच वर अंडरगोइंग कोलिजन, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम था और कोलिजन के बाद भी दे वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. मतलब उस केस में इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे. फॉर एग्जांपल बोथ वर अलोंग x एक्सिस एंड आफ्टर कोलिजन आल्सो बोथ वर अलोंग x एक्सिस. तो उस केस में रिमेंबर initial velocities of the two colliding bodies are along the same direction. But in this case, in case of non-head-on collision, ऐसा नहीं होता है. तो क्या होता है फिर? There are two directions which are important if you want to study two-dimensional collision या फिर non-head-on collision. तो हमको दो directions important होते हैं. एक तो हम लोग बोलते हैं line of impact. Line of impact, LOI. Line of impact is a line along which the forces act. Action reaction forces जिस line के अलावा होंगे उसको बोलेंगे line of impact. अब ये action reaction क्या है मैं बताता हूँ. तो जब दो objects collide करेंगे, as you remember collision का definition क्या था, हमने बोला था during collision many objects come together, they interact. Interact मतलब exert force on each other. तो जब collision होगा, पहला object दूसरे पे force लगाएगा, that is action. दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स लगाएगा, दैट इज रिएक्शन. तो ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जिस लाइन के अराउंड एक्ट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो फॉर सिंपलिसिटी मैं काम करता हूँ एक्स एक्सिस को लाइन ऑफ इम्पैक्ट मान लेता हूँ. तो वन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, द अदर इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इज अ कॉमन टेंजेंट. अभी कॉमन टेंजेंट क्या है बताता हूँ वो भी है. तो फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल कोलिजन के लिए ये कंडीशन है कि कम से कम, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर टू डायमेंशनल कोलिजन द नेसेसरी कंडीशन इज दैट कम से कम एक कोलाइडिंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. कम से कम एक कोलाइडिंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट. कम से कम एक का, दोनों का भी नहीं हुआ चलेगा लेकिन कम से कम एक का नहीं होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, इट इज सम बॉडी व्हिच इज कमिंग समथिंग लाइक दिस. ये डायरेक्शन हो गया उसका. ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, इसको मैं u1 बोल देता हूँ. ये एंगल बन गया लेटर से अल्फा 1. तो अल्फा 1 इज द एंगल मेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट. दूसरा, we take second object also. There is another object. थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, little bit of change. Fine, that works. ठीक. अभी चेंज करके बताता हूँ मैं. थोड़ा सा आपको डायग्राम प्रॉपर दिखाना है. हमारे पास एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है. We have some other object. Let us see some other object. इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2. It is moving with initial velocity u2 and making some angle alpha 2. तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट था और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे आके कोलाइड करेंगे. तो एक यहाँ से आ रहा है मेकिंग अल्फा 1 डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट. दूसरा is coming from here with some velocity u2 bar making some other angle alpha 2 with line of impact. तो जब collision होगा उस केस में as you can see इन दोनों colliding bodies पे मैं एक common tangent draw कर सकता हूँ. common tangent, ये common tangent है. तो as I told you कि अगर आपको टू डायमेंशनल कोलिजन अच्छे से समझना है तो दो लाइंस इंपॉर्टेंट है. एक है लाइन ऑफ इम्पैक्ट along which action reaction forces will act,
दूसरा है कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट इज perpendicular to line of impact and it is common tangent to both the colliding bodies at the moment of collision. तो जब collision होगा तो इन दोनों को एक common tangent ड्रॉ कर दूंगा मैं. अभी इंपॉर्टेंट भी मैं बताता हूँ. सो सिंपल. ओके, तो अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका मास मैं m1 मान लेता हूँ, इसका मास मैं m2 मान लेता हूँ. बट आई डोंट रिमेंबर मैंने नोट्स में दोनों को आइडेंटिकल लिया है क्या. आई थिंक नो, m1 और m2 सेम नहीं है. तो ठीक है, m1 एंड m2 आर डिफरेंट. ज़्यादा क्लियर. तो अब तक हमने क्या देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर गोइंग टू कोलाइड, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशनल कोलिजन की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग नॉन हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे. टू डायमेंशनल कोलिजन कब होता है? जब दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट में से कम एक का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. क्योंकि दोनों का अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो हेड ऑन बन गया ना. वो तो हमने पहले देख के रखा था. हेड ऑन में क्या था? u1 और u2 का डायरेक्शन क्या था? सेम था. और डायरेक्शन u1 और u2 का क्या था? लाइन ऑफ इम्पैक्ट था. तो कम से कम एक का डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन शुड नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट. दोनों का भी नहीं हो सकता है. मैंने यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अलग दिखा दिया, बट क्राइटेरिया इज दैट मिनिमम वन. तो ठीक है, हमने दोनों डिफरेंट डायरेक्शन दे दिए. अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये दो लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट और कॉमन टेंजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करूंगा. तो u1 और u2 के दो कंपोनेंट्स होंगे. राइट, आई जस्ट ड्रॉ इट हियर. तो ये था u1 का डायरेक्शन. तो रिमेंबर दिस वाज डायरेक्शन ऑफ u1 एंड दिस वाज डायरेक्शन ऑफ u2, समथिंग लाइक दैट. ये था अल्फा 1 और ये है आपका u1. तो मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल अल्फा 1 है तो ये कितना है? अल्फा 1 क्यूब अल्टरनेट. तो ये u1 cos अल्फा 1 आ गया. u1 को एडजेसेंट अल्फा 1 ये जो एंगल है ना, इसको एडजेसेंट कौन सा कंपोनेंट आता है? कभी cos. फिर डेफिनेशन है. व्हाट इज cos का डेफिनेशन? एडजेसेंट साइड अपॉन. हाँ, तो एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा कौन होता है? cos. और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? sin. ये कौन सा कंपोनेंट आ गया? sin. अब आप बोलो कि नीचे क्यों लिया, ऊपर क्यों नहीं लिया? ये देखो, ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? ये चौथे क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है. वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो कहाँ पॉइंट कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है. तो मैंने नीचे से दिखाया बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. ये कौन होगा? ये होगा u1 sin अल्फा. क्लियर है तक? पक्का पक्का. अब सिमिलरली द सेम थिंग आई विल डू विद u2. u2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ जाएगा, एक नीचे आएगा. बट एंगल दिस टाइम वाज अल्फा 2. तो ये क्या आ गया? u2 cos अल्फा 2 और ये क्या आ गया? u2 sin अल्फा. क्लियर? तो इफ यू आर नोटिसिंग, ये जो दो लाइंस मैंने बोला इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों लाइंस के अलावा कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटीज के. इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, cos components they are along the line of impact और जो sin components है they are along the common tangent. ज़्यादा क्लियर? अब तक मैंने कोलिजन के बाद का सीन बताया नहीं, ये कोलिजन के पहले का सीन था, ये बिफोर कोलिजन था. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन देखो दो ऑब्जेक्ट्स आए, कोलाइड हुए. कोलिजन के बाद दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी भी चेंज हो गया. तो ऐसा होगा. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ गया. तो ये हो गया आपके पास v1 और ये हो गया आपके पास v2. v2 ने जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ एंगल बनाया उसको मैं बोल दूंगा बीटा 2, उसको मैं बोल दूंगा बीटा 1. क्लियर? फिर वापस से कंपोनेंट्स होंगे v1 और v2 के. तो v1 और v2 के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे यहाँ पे. v1 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर कोलिजन. v2 इज final velocity of object 2 after collision. Beta 2 is the angle या फिर direction with respect to line of impact made by second object after collision. Beta 1 is the direction or angle made by first object after collision. Alpha 1, alpha 2 ये थे angles before collision. Beta 1, beta 2 ये है after collision. और सारे angle हम लोग measure कर रहे हैं with respect to line of
इम्पैक्ट। क्लियर है? तो इसके भी कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे ना, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट्स आएंगे। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, ये एंगल बीटा 2 है तो ये कितना है? बीटा 2, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये बीटा 2 है, तो ये क्या आ जाएगा? v2 cos बीटा 2 और ये क्या आ जाएगा? v2 sin बीटा 2। सिमिलरली v1 के भी दो कंपोनेंट्स होंगे एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे, एक यहाँ पे जाएगा और एक नीचे आएगा। तो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? v1 sin बीटा 1 और दिस इज v1 cos बीटा 1। हो गया? तो मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। चलो छोड़ो, डायग्राम में क्या था, कंफ्यूजन हो भी रहा होगा तो डजंट मैटर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा हमेशा कॉस कंपोनेंट्स आते हैं और उसको परपेंडिकुलर हमेशा साइन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u1। कितना था? u1। तो उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा? u1 cos अल्फा 1। दूसरा क्या होगा? u2 cos अल्फा 2। मैं लिख ही देता हूँ, बेटर ऑफ इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। थोड़ा सा तो होता है ना, पैरामीटर बढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होने वाला है। तो पैरामीटर अगर बढ़ गए तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम दैट यू विल बी फेसिंग। तो आई विल जस्ट मेक इट इजी। तो एक काम करते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों के हमको दो कंपोनेंट्स की बात करनी है। कौन से दोनों कंपोनेंट्स? एक अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक अलोंग कॉमन टेंजेंट। उसमें से भी दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन से दो? एक इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन और एक फाइनल। सही है? बराबर है ना? तो ऑब्जेक्ट 1 का अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और अलोंग कॉमन टेंजेंट। ऑब्जेक्ट 2 का अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड अलोंग कॉमन टेंजेंट। इसमें दो होंगे, दोनों में दो होंगे। एक होगा इनिशियल और एक होगा फाइनल। लिख लेते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट 1 पे फोकस करो। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट 1 u1 cos अल्फा 1 और यहाँ पे u1 sin अल्फा 1 आ गया। बराबर है? ऑब्जेक्ट 2 का, ऑब्जेक्ट 2 है 2, तो u2 cos अल्फा 2 एंड u2 sin अल्फा 2। है तो क्लियर? ये बिफोर कोलिजन था कि आफ्टर कोलिजन था? बिफोर कोलिजन। व्हाट विल बी आफ्टर कोलिजन? v1 cos बीटा 1 और यहाँ पे v1 sin बीटा 1। यहाँ पे v2 cos बीटा 2 एंड v2 sin बीटा 2। ठीक है, परफेक्ट, गुड। ये हमको जरूरत पड़ेगी तो पता होना चाहिए। यू विल नीड दिस, यू विल हैव टू नो दिस। ये पता होना चाहिए बिकॉज यू विल नीड दिस। तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ? दो ऑब्जेक्ट्स थे, both were moving in some different directions with speed u1 and u2. The angle made by the first object with respect to line of impact before collision was alpha 1 and the angle made by second object was alpha 2. After collision के बाद they scatter in different direction। इसके लिए मैंने collision start किया, तभी मैंने बता दिया था कि collision में क्या होता है। Many objects come together, they interact and scatter in different directions. So what is the direction in which the first object is going after collision? बीटा 1 और सेकंड ऑब्जेक्ट बीटा 2। तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा v1 cos बीटा 1 दैट इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एक होगा v1 sin बीटा 1 दैट इज अलोंग कॉमन टेंजेंट। दूसरे ऑब्जेक्ट का होगा v2 cos बीटा 2 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड sin बीटा 2 v2 sin बीटा 2 अलोंग कॉमन टेंजेंट। यहाँ तक हमने लिख लिया। ये क्लियर है? टोटल 8 कंपोनेंट में चाहिए, 8 है, करेक्ट। तो अब हमको करना क्या है? हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है, जैसे तुमने ऑलरेडी वन डायमेंशनल के केस में करके रखा है। 1D के केस में हमने देखा था दो टाइप की कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक
परफेक्टली इलास्टिक के केस में तो ई की वैल्यू 0 ही हो जाती है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v2 - v1 अपॉन u1 - u2, और v1 v2 की वैल्यूज सेम थी, तो न्यूमरेटर 0 मतलब ई की वैल्यू 0। फिर हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन मतलब 1D कोलिजन, उसमें हमने ई की वैल्यू 1 डिराइव की थी, इफ यू रिमेंबर, बाय यूजिंग टू डिफरेंट लॉज। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, वहां से आपको मिलता है mv1 - u1 इक्वल टू m1 v1 - u1 इक्वल टू m2 v2 - u2। ओके गुड। और दूसरा इक्वेशन मिलता है u1 - u2 इक्वल टू v2 - v1। जब तक तुम घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे ये कुछ याद नहीं रहेगा, और एक बार तुमने रिवाइज किया, दिमाग में बैठ गया, तो इक्वेशन ऐसे ऐसे ही याद आएंगे आपको। तो व्हाट आई सी इज दैट यू आर नॉट रिवाइजिंग एट होम, तो स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट हियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो, व्हाट इज ऑलवेज कॉन्जर्व। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई करने वाले हैं, बट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज वन इज अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड अदर इज अलोंग कॉमन टेंजेंट। हमको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग अप्लाई कर लेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम along line of impact, LOI. What is conservation of linear momentum? Initial momentum equal to, बस वही है, initial momentum equal to final momentum. लेकिन what is total initial momentum of the two colliding bodies along the line of impact? Along the line of impact, u1 cos alpha 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? m1 से, क्योंकि मोमेंटम m into v होता है, मास into वेलोसिटी। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम along line of impact ये होगा m1 u1 cos alpha 1। दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या आएगा? m2 u2 cos of alpha। सही है, बराबर है। आप प्लीज उठ के जगह चेंज करो फटाफट से। और फाइनल मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, m1 v1 cos alpha 1 plus m2 v2 cos, ये गलती करती ना बीटा 1 और यहाँ पे बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2, क्लियर राइट। ये हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करने के लिए यूज में नहीं आने वाला है, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा अगर आप देख रहे हो, हम टोटल मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करें, टोटल मतलब पहले ऑब्जेक्ट का प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स डायरेक्शन में लगने वाला है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो जिस डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन फोर्स हो मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट हो, उस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है? टोटल मतलब पहले और दूसरे का मिला के। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन नहीं हो, the direction in which you do not have action reaction मतलब common tangent, तो common tangent वाले डायरेक्शन में इंडिविजुअली मोमेंटम कॉन्जर्व होता है। इंडिविजुअली मोमेंटम कॉन्जर्व होता है, क्या मतलब होता है? पहले ऑब्जेक्ट का अलग से कॉन्जर्वेशन और दूसरे का अलग से कॉन्जर्वेशन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, यू रिमेंबर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू dp by dt, मतलब फोर्स होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा क्या?
नहीं। तो इसके लिए हम लोग along common tangent individually momentum conservation लगाते हैं. What was the momentum of first object before collision along common tangent? क्या है? u1 sin alpha 1. What is final momentum of first object after collision? First object after collision v1 sin beta 1. और सेकंड में क्या लिखोगे? u2 sin alpha 2 equal to v2 sin beta 2. बराबर? क्लियर है? गुड. अब हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो हाउ डू यू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? डेफिनेशन क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन velocity of approach. So it was relative velocity of separation. Relative velocity of separation to that of velocity of approach. So to that of velocity of approach. Relative velocity of approach. Simple है. What is velocity of separation according to you? देख के बता दो. What is velocity of separation? v2 cos beta 2 minus v1 cos beta 1. और ये जो हम लोग सेपरेशन या फिर अप्रोच वेलोसिटी निकालते हैं वो निकालते हैं अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो v2 cos beta 2 minus v1 cos beta 1. What is velocity of approach? u1 cos alpha 1 minus u2 cos alpha 2. That is all about two-dimensional collision, non-head-on collision. मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, but it's not confusing. You just have to pay attention at the components and done. तो अभी ये जो टॉपिक है इसमें वो करना क्या है? हमको टू डायमेंशनल कोलिजन स्टडी करना है, नॉन हेड ऑन कोलिजन स्टडी करना है. हमको तीन चीजों में इंटरेस्ट है. वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बट अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस. वन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, अदर अलोंग कॉमन टैंजेंट. ये दो चीजें हो गई. और तीसरा फाइंड करना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब मैं डायग्राम्स को ड्रॉ नहीं करूंगा, बट आई जस्ट ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज. जो पहला ऑब्जेक्ट था जिसका मास m1 है, वेलोसिटी उसका u1 है, उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना था? अल्फा 1 था. तो ये था u1. और u1 एज यू कैन सी इट इज पॉइंटिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फिर इसके दो कंपोनेंट कर दोगे. यू विल ड्रॉ टू कंपोनेंट्स हियर. ये आ जाएगा आपके पास u1 cos alpha 1 और ये आ जाएगा आपके पास u1 sin alpha 1. बराबर? क्लियर? गुड. सही है. सेकेंड का सिर्फ यहाँ पे u2 और अल्फा 2, बाकी सब सेम. ये u2 क्योंकि ये एंगल अल्फा 2 है और ये एंगल अल्फा 1 है. तो u2 cos alpha 2, u2 sin alpha 2. क्लियर? कौन से कंपोनेंट्स अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है? cos मतलब u1 cos alpha 1 and u2 cos alpha 2. Okay. Then which components are along common tangent? u1 sin alpha 1 and u2 sin alpha 2. अब after collision almost things are same. सिर्फ नाम चेंज होगा. u को v बोलेंगे, अल्फा को बीटा बोलेंगे, बाकी सब कुछ सेम है. तो कोलिजन के बाद एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम. आई होप सफिशिएंट स्पेस. कोई बात नहीं. So after collision सिर्फ यहाँ पे क्या बोलेंगे? V1 V
बी, और अल्फा को क्या बोलेंगे, बीटा, बीटा, यहाँ पे B2 और यहाँ पे बीटा 2। गुड, so I'll call this as B1, this as बीटा 1, यहाँ पे B1 cos बीटा 1, B1 sin बीटा 1, ये हो जाएगा आपका बीटा 2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B2 cos बीटा 2, B2 sin बीटा। तो सिमिलर चेंजेस यहाँ पे भी होंगे, B की जगह पे U और अल्फा की जगह पे बीटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बोलो, B1 cos B2 cos and B1 sin and B2 sin। हो गया क्लियर, पक्का पक्का। अब क्या क्या तीन टास्क दिए थे मैंने आपको, क्या क्या फाइंड करना है आपको, जल्दी बताओ। व्हाट आर यू सपोज्ड टू फाइंड आउट हियर? कंजर्वेशन ऑफ linear momentum along line of impact. Well, by the way, in some books line of impact is also called as line of action. Line of impact is also line of action. Okay, line of impact के along टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन होता है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का होता है टोटल। तो टोटल इनिशियल, व्हाट इज टोटल इनिशियल, m1 u1 cos alpha 1 plus m2 u2 cos alpha 2 equal to, आफ्टर कोलिजन क्या आता है, m1 v1 cos बीटा 1 plus m2 v2 cos बीटा 2। ये हो गया अलॉन्ग LOI। अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट क्या आता है, अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट टोटल कंजर्वेशन होता है कि इंडिपेंडेंटली होता है। तो इंडिविजुअली अगर लिखोगे यू विल राइट डाउन m1 क्या मोमेंटम है, मोमेंटम m1 v1। तो अगर पीछे मैंने लिखना नहीं होगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे मास आने ही वाला है, सिर्फ मास कैंसिल हो जाता है इसलिए लिखा नहीं मैंने, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंटली लिख रहे हो ना। तो m1 क्या हो गया, तो इसलिए लिखा नहीं मैंने, दैट इज द आइडिया। मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है वो कैंसिल हो गया इसलिए लिखा नहीं, तो यहाँ भी मत लिखो, वैसे भी कैंसिल करना पड़ेगा आपको। ओके गुड, चलो ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट के अलावा पहले ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, v1 sin, इनिशियल बता दो पहले, इनिशियल क्या था, u1 sin alpha 1, फाइनल क्या है v1। पहले ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, भूल जाओ दूसरे को, भूल जाओ, पहले ऑब्जेक्ट को फोकस करो। पहले ऑब्जेक्ट along common tangent, कहाँ फोकस करना है, पहले ऑब्जेक्ट पे along common tangent। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट पे along common tangent आफ्टर कोलिजन क्या है, v1 sin, यहाँ पे क्या है u1 sin alpha 1। तो मैंने क्या लिखा, u1 sin alpha 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा sin। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा कॉस आता है और कॉमन टेंजेंट के अलावा साइन आता है। तो कॉस क्यों बोल रहे हो, कॉस नहीं आएगा इसमें, कॉस नहीं आएगा, कौन आएगा, साइन। अब मुझे आप सेकंड ऑब्जेक्ट का बताओ, u2 साइन, पक्का, कॉस लिखो क्या, नहीं, वेरी गुड, यहाँ पे v2 साइन, करेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब लास्ट चीज रह गई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग देखते हैं अलोंग व्हिच डायरेक्शन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब घाई मत करो, थोड़ा सा मेरे को सोच के बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या आएगा, v2 तो आएगा, माइनस v1 भी आएगा, ये बात तो सही होगी। आगे बताओ, cos बीटा 2, वेरी गुड, cos बीटा 2, और ये cos बीटा 1, और ये u1 और u2 ये तो आएगा। हाँ, साइन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, cos अल्फा 1 और हो गया, करेक्ट।
इसलिए मैंने दो डायरेक्शन पहले से बता दिए कि कॉमन टेंजेंट के अलावा तुमको कॉस लिखना ही नहीं है, साइन लिखना है, और अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुमको साइन लिखना नहीं है, क्या लिखना है, कॉस लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का। तो नाउ वी विल गो अहेड विद रिमेनिंग क्वेश्चंस। हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो विल कंटिन्यू विद दोस क्वेश्चंस टुडे। चलो क्विक, बड़बड़ बिल्कुल नहीं। Okay, so let us go ahead with practice problem number 10. Practice problem number 10. Variation of a force in a certain region is given by F equal to 6x square minus 4x minus 8. So force depends on distance, so variable force है. It displaces an object from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter in this region. Calculate the amount of work done. तो आपको पूछा कि कितना work done होगा. So do you remember how to find out work done by a variable force? Integration f dx from x1 to x2. तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, तो 1 से 2। फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 dx। अब ये जो तीन टर्म्स है, तीनों को सेपरेट करके तीन इंटीग्रल बना लेंगे। तो इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 4x dx माइनस इंटीग्रेशन 8 dx, और सबका लिमिट होगा सेम फ्रॉम 1 to 2। 6 is constant should be taken outside the integral। तो ये आपको मिल जाएगा वर्क डन W equal to, what is work done W equal to in this case, क्या आएगा, 6 आउटसाइड आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x क्यूब बाय 3 माइनस 4 बाहर आ गया, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 8x from 1 to 2। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से पता होंगे, तो ये आपको एट दिस इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू शुड नो दिस वन। हो गया, 2 2 2 को कॉमन निकालो एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन इक्वल टू 2 आ गया आउटसाइड, यू विल हैव x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 बाहर गया ना, तो 4x फ्रॉम 1 to 2। तो वर्क डन इक्वल टू 2 अपर लिमिट 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 into 2 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1, तो 2, व्हाट इज 2 क्यूब 8 में से 4 गए, एक काम करो ना 8 में से 8 माइनस करो, 8 में से 8 गए 0 और -4 हो गया, यस, और एक माइनस साइन है ये 1 और ये 1 वह नहीं हुआ, हाँ, तो -4 बचा, लेकिन बाहर माइनस था तो +4, व्हाट इज माइनस और +4 0, तो व्हाट इज वर्क डन 0, तो वर्क डन इज 0 दिया हुआ है। A spring ball of mass 0.5 kilogram is dropped from some height। हमारे पास एक स्प्रिंग बॉल है ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, उसको हमने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया। On falling freely for 10 seconds, 10 सेकंड तक फ्री फॉल होता रहा। It explodes into two fragments of mass ratio 1:2। So after 10 seconds, it explodes into two fragments with mass ratio 1:2। The lighter fragment, इन दोनों में से जो कम मास का फ्रेगमेंट होगा, continues to travel downwards with a speed of 60 meter per second। Calculate the kinetic energy supplied during the explosion। तो what is the kinetic energy supplied during the explosion, ऐसा आपसे पूछा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इस टाइप का, not exactly same but more or less similar था। तो चलो कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास एक बॉल है of mass 0.5, it is first of all released from some height। 10 सेकंड तक उसका फ्री फॉल होता रहा, 10 सेकंड तक फ्री फॉल होता रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे उसका 0 था। टोटल मास को मैं m मान लेता हूँ 0.5, वो बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
10 सेकेंड तक, तो यहाँ से यहाँ मतलब ए से बी आने तक 10 सेकेंड लग गए। 10 सेकेंड में वेलोसिटी गेन होगा, जिसको हमने नाम दिया था काइनेटिक एनर्जी गेन। वेलोसिटी गेन होना मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन होना। तो 10 सेकेंड में द बॉल विल गेन सम वेलोसिटी, मतलब इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। तो बी पे आने के बाद वेलोसिटी विल बी v इक्वल टू यू प्लस एटी। यू की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू g होती है, g की वैल्यू 10 ले लो और टाइम पे 10 है, तो वेलोसिटी कितना गेन हो गया 100। तो 100 इज द वेलोसिटी गेन। और ये जो वेलोसिटी गेन है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो आप। यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी गेन। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ टोटल मास हो 0.5 v स्क्वायर, मतलब 100 का v स्क्वायर, क्योंकि v की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर है। गुड, ज्यादा क्लियर। मास 0.5 है, देख लो, नहीं तो आंसर ज्यादा आएगा फिर। ओके, 100 का स्क्वायर है 10,000 into 0.5 is 5,000. 5,000 by 2 is 2,500. So 2,500 joule is the energy gain in traveling how much? 10 seconds. अब होगा इसको अंदर से एक एनर्जी सप्लाई होगा, क्योंकि एक्सप्लोड होने के लिए एनर्जी शुड बी सप्लाइड इंटरनली। तो देयर इज सम एनर्जी सप्लाइड, और एज फार एज आई रिमेंबर आपको यही पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। तो फाइंड कर लेंगे। एनर्जी सप्लाई होने के बाद, एक्सप्लोजन होने के बाद, इसके दो फ्रैगमेंट्स हो गए, दो टुकड़े हो गए, और जो दो टुकड़े थे उनका मास रेशियो है 1:2। तो ये m1 है, ये m2 है, और m1 और m1 और m2 इसका मास रेशियो है 1/2। इसमें से जो लाइटर फ्रैगमेंट है, ऑफ कोर्स दिख रहा है यहाँ से हम लोगों को कि m1 लाइटर है, क्योंकि रेशियो m1/m2 is 1:2। इसका मतलब होता है कि 2m1 is m2। m2 ये m1 के कमरे में डबल है, तो छोटा कौन है? m1 है। तो छोटा m1 है, इसका वेलोसिटी v1 है, और v1 कितना दिया हुआ है? 60 मीटर पर सेकेंड। फिर 60 बोला हुआ है, करेक्ट। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना अगर आपको, तो ये करना ही पड़ेगा। यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड आल्सो कीप द डेटा इन योर माइंड कि क्या क्या बोला है आपको। हो गया। अब हमको काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड फाइंड करना है। बाय द वे, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1/2। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ। अगर मेरे पास 9 kg का बॉल था, उसके दो टुकड़े हो गए विद मास रेशियो 1:2, मतलब एक का है 3 किलोग्राम, दूसरे का है 6 किलोग्राम, तब जाके रेशियो 3/6 मतलब 1/2 बनेगा। क्लियर? तो 1:2 का मतलब ये नहीं होता एक 1 kg दूसरा 2 kg, रेशियो 1:2 है। अगर मेरे पास टोटल मास 9 किलोग्राम था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो m1 कितना हो गया? 3, मतलब क्या हो गया? 9/3, और दूसरा क्या हो गया? 6। तो 6 को कैसे लिखोगे? 2 into 9/3 ऐसे लिखेंगे ना? अरे चलो और सिंपल कर दो, कोई बात नहीं। लेट अस मेक इट इवन सिंपल। m1 मैंने एग्जांपल दिया आपको, टोटल मास कितना बोला मैंने? 5। तो m1 कितना हो गया? 3। तो m1 कितना हो गया? 9/3, मतलब कितना हो गया? m/3। तो m1 कितना आ गया? m/3 बराबर। अगर m1 m/3 है तो m2 2m/3 ही होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए? तो करके देख लो, m/3 + 2m/3, 3m/3 मतलब कितना होता है? हाँ, तो वैसा सोचना पड़ेगा आपको। अगर एक m/3 है, दूसरा कितना है? 2m/3। तो एक बात बताओ, अगर एक m/4 है तो दूसरा कितना है? 3m/4 है। अगर एक m/5 है तो दूसरा कितना है? 4m/5। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैंने आपको कल बताया था फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने कल ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया था इस टाइप का, कल या परसों जब भी किया था। बट यू शुड अंडरस्टैंड, ये जो एनर्जी गेन है प्लस एनर्जी सप्लाइड है, ये ब्लास्ट के पहले है। तो ब्लास्ट के पहले काइनेटिक एनर्जी गेन्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड, और ब्लास्ट के बाद ये एनर्जी कहाँ गया? तो ये दोनों पीसेस लेके गए, मतलब इट इज टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी टोटल।
व्हाट इज टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट फ्रैगमेंट प्लस सेकंड फ्रैगमेंट। काइनेटिक एनर्जी गेन का वैल्यू कितना आया? 2500। और काइनेटिक एनर्जी सप्लाई तो उनको फाइंड करना है, तो वो तो फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? हाउ मच इज दिस? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसमें से m क्या है? m/3, मतलब 0.5/3, और m2 क्या है? हाँ 2m/3, तो ठीक है, दिस इज 0.5/3, मतलब वैल्यू है मेरे पास, तो आई कैन जस्ट सॉल्व दिस। तो ये 5/30 हो जाएगा, 5/30 होगा ना ये। व्हाट इज 5/30? 1/6, करेक्ट। ये 1/6 है तो वो कितना होगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं आ रहा डायरेक्ट, कोई बात नहीं। व्हाट इज m वैल्यू? 0.5। व्हाट इज 2 into 0.5? 1, तो कितना आ गया? 1 हो गया। नाउ यू हैव टू थिंक कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे सब काइनेटिक एनर्जी सप्लाई फाइंड करना है। मेरे पास m1 है, यस, m2 है, यस, v1 है, यस, v2 है, नो। यू नो व्हाट इज v2? v2 पता है? नहीं है ना v2? तो v2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, from conservation of linear momentum. linear momentum conservation में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? total initial momentum. what is total initial momentum? capital M v दिया है ना। लास्ट से पहले टोटल मास कितना था? स्पीड कितना था? v, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? mv। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, mv ये इनिशियल है। लास्ट के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, so m1 v1 plus m2 v2. You know what is the value of m? Yes, 0.5. What is v? 100 था ना ये। What is m1? अभी फाइंड किया था, 1/6. What is v1? 60. What is m2? 1/3, and v2 तो फाइंड करना ही है, तो 1 था and 10 था। ये आ गया आपका 50 आएगा, उसमें से 10 निकाल लो, क्योंकि 10 यहाँ पे शिफ्ट करके माइनस कर दोगे। v2/3, how much is that? 40 into 3, 120 मीटर पर सेकेंड। v2 मिल गया। अब ये v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे और पूरा सॉल्व कर लोगे। तो therefore from equation number 1 again, from 1 you have 2500 equal to plus kinetic energy supplied, ये फाइंड करना है। इक्वल टू क्या? हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 की वैल्यू कितनी आई? 1/6। v1 कितना था? 60 का क्या करेंगे? स्क्वायर। मैं तो 60 into 60 लिखता हूँ, 60 + 60 into 60, बिकॉज मुझे अननेसेसरी इसको 3600 नहीं लिखना है, तो ठीक है। प्लस हाफ m2 और व्हाट इज v2? 120, तो ठीक है, 120 into 120 स्क्वायर आएगा ना उसका। गुड, तो इसको सॉल्व कर लो। दिस इज ऑफ कोर्स 1 जा एंड 10 जा, दिस इज 1 जा एंड 30 जा, दिस इज हाउ मच? 300 हो गया। ये 6 है, 6 1 जा 6, 20 हो गया बराबर। तो कितना आ गया? 2400 और 300, 2700। So 2500 plus kinetic energy supplied is equal to 2700. So what is kinetic energy supplied? तो 200 जूल is the correct answer, आना ही चाहिए, तो 200 जूल आंसर होगा। Next question. So next question, practice problem number 13. A marble of mass 2m traveling at 6 centimeter per second is directly followed by another marble of mass m. थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, नहीं तो यहाँ पे पैरामीटर में गड़बड़ हो जाएगी। एक मार्बल है जिसका मास 2m है, उसका स्पीड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इट इज फॉलोड बाय, मतलब उसके पीछे जो होता है उसको हम लोग पहला 1 बोलते हैं, जो आगे चल रहा है तो उसको 2 बोलते हैं। तो ये m2 is 2m and u2 is 6, m1 is m, और जो पहला मार्बल है जो फॉलो कर रहा है उसका स्पीड कितना है? डबल, मतलब कितना है? 12।
आफ्टर कोलिजन द हेवियर वन, अभी हेवियर वन कौन है, सेकंड वन, ट्रैवल्स विद द एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू। तो जो हेवियर है मतलब जो सेकंड है उसका जो फाइनल स्पीड है वो पहले दो का इनिशियल का एवरेज है। पहले का इनिशियल है 12, दूसरे का है 6, 12 प्लस 6 इज 18, 18 बाई 2 इज 9। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जो हेवियर वन है उसका फाइनल स्पीड मतलब v2 की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 9। ओके, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर्स, अभी जो नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ मे बी फ्रॉम दैट नोटेशन द आंसर मे वेरी, हो सकता है टेक्स्ट बुक में अलग दिया हमारा अलग है, हो सकता है होगा, ये समय नहीं बोल रहा, हो सकता है क्योंकि मैं m1 को m बोल रहा हूँ बिकॉज़ m1 इज फॉलोइंग। तो u1 आ गया आपका 12 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड बराबर। m2 जो आगे चल रहा था वो था 2m और इसका स्पीड था 6, और जो हेवियर है, हेवियर कौन है, m2, इसका फाइनल स्पीड क्या है, दोनों के इनिशियल का एवरेज मतलब v1 + v2 by 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। हो गया। आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e। अब फॉर्मूला में हमको e का तो पता ही है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ e, v2 - v1 upon u1 minus u2। Very good. Do you know what is v2? Yes. Do you know what is u1? Yes. Do you know what is u2? Yes. Do you know what is v1? Of course no. तो नहीं पता, तो v1 कैसे फाइंड करोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे v1 का वैल्यू। तो पहले आपको v1 फाइंड करना है, तो पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके e मिलेगा। व्हाट इज m1? m1 कितना है, n, u1 कितना है 12, तो 12, m2 कितना है 2m और u2 6, तो क्या लिखेंगे आपको 12 बराबर ना, m2 is 2m और u2 is 6, तो 2m into 6 is 12 है। m1 n, v1 को फाइंड करना है, m2 is 2m into v2 is 9, how much, कितना 18n, ये 24m उसमें से 18n गया तो 6n, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद सेंटीमीटर पर सेकंड बिकॉज़ यू सी अगर सभी सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड वैसे भी कैंसिल होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, वैसे भी प्योर नंबर है तो इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन फॉर यूनिट्स। तो e आ जाएगा आपके पास v2 - v1 upon u1 - u2। व्हाट इज v2 कितना था, v1 कितना आया 6, u1 कितना है, u1 12 और u2 कितना है 6 था ना, हाँ तो कितना हो गया 3/6 मतलब कितना 1/2 मतलब कितना 0.5, क्या दिया। So we'll go ahead with a very simple and very small topic, that is impulse of a force। Impulse of a force, यहाँ ध्यान दो, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स बेसिकली ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक मोशन का स्टेट चेंज नहीं होगा। न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताता है कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया बॉडी पे तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट। एंड इफ यू रिमेंबर इट टेल्स यू दैट F = dp bar by dt। और थोड़ा अगर लॉजिकली सोचोगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये भी बताता है कि द बेसिक इफेक्ट ऑफ फोर्स इंट्रिंसिकली क्या काम करता है, मोमेंटम चेंज करने का। तो सेकंड लॉ and the definition of force tells you that the basic effect of force is to produce change in momentum। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dp bar = f dt। मैं एक काम करता हूँ, टेम्परेरीली मैं वेक्टर हटा देता हूँ, आई जस्ट राइट डाउन द स्केलर फॉर्म, इज ओके, यू कैन राइट डाउन द स्केलर फॉर्म आल्सो।
तो व्हाट इज डीपी? एफडीटी। तो ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम, इसी को इंपल्स बोलते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज इंपल्स। तो व्हाट इज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। डिनोट करने के लिए हम लोग इंपल्स को डिनोट करते हैं जे से। तो अब इसके आगे इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम विल बी डिनोटेड बाय जे। व्हाट इज जे? डीपी। व्हाट इज डीपी? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, करेक्ट? व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो mv, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को तुम क्या लिखते हो? v, और इनिशियल को क्या लिखते हो? u। तो mv माइनस mu, या तो mv2 माइनस mv1, एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग। सो दिस इज mv माइनस u। मतलब impulse is nothing but change in momentum, or it is nothing but mass into change in velocity। क्योंकि v माइनस u का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और जब भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज हुआ, इसके लिए क्या चेंज हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ। और उसको तुमने क्या बोल दिया? इंपल्स। और इसको तुम अगर और एक तरीके से सोचोगे, इफ यू थिंक इन अ डिफरेंट वे, तो आप बोल सकते हो impulse is changing momentum, but what is changing momentum? FDT। तो फिर इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बनता है। Impulse is also defined as the force acting on a body for a very small time। Force into time, लेकिन ये टाइम क्या है? स्मॉल है। एग्जाम्पल्स, बैट्समैन ने बैट से बॉल को मार दिया, तो बैट ने फोर्स लगाया किस पे? बॉल पे, लेकिन वो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट था दैट वाज वेरी स्मॉल, लेकिन उस फोर्स का इम्पैक्ट बहुत टाइम तक रहा, क्योंकि बैट्समैन ने बॉल को तो मार दिया, तो फोर्स जितने टाइम के लिए लगा वो बहुत स्मॉल था, मे बी नैनो सेकंड, मे बी माइक्रो सेकंड, बट वो बॉल बिकॉज ऑफ दैट फोर्स कीप्स ऑन मूविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अनदर एग्जांपल, फुटबॉल देखते होंगे तो मतलब प्लेयर ने किक मार दिया बॉल को, तो किक मतलब फोर्स acts on a ball for a very small amount of time, but the effect of the force remains for a very large amount of time। तो impulse हम लोग स्पेसिफिकली वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे फोर्स acts for a very small time। क्या था क्लियर? और अगर इसमें फोर्स वेरिएबल फोर्स हो, फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स हो, तो फिर हमको impulse का डेफिनेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर वेरिएबल फोर्स, for variable force, you will have impulse as integration FDT, बस इतना ही चेंज होगा, करेक्ट? अगर कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्टली FDT, फोर्स इनटू टाइम फॉर द फोर्स एक्ट। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन FDT, क्योंकि यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है विद टाइम। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायमेंशंस, कुछ भी नहीं है, जोक है, जोक। अरे इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है, तो मोमेंटम के डायमेंशन मतलब इंपल्स के डायमेंशन। चलो वहां से नहीं समझ में आया। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l1 t - 2 इनटू टाइम मतलब t, तो क्या बन जाएगा? m1 l1 t - 1, क्योंकि m1 l1 t - 2 इनटू t मतलब m1 l1 t - 1। और अगर आपको ऐसा यूनिट्स वर्कआउट करने होंगे, what is force? Newton. What is time? Second. तो न्यूटन सेकंड। डन? क्लियर? गुड। तो बाकी का देखते हैं अभी कल से लेक्चर।